हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं और किन के लिए लेकर आए हैं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्टिव जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है। तो क्लास 11th में कोर और इलेक्टिव दो आपके सिलेबस चलते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अभी सिलेबस स्टार्ट किया है वो है आपका इलेक्टिव। तो इलेक्टिव में हमारी दो बुक हैं, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1। तो सबसे पहले जो बुक ली है हमने वो अंतरा भाग 1 है और ये बुक हमारी दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। सबसे पहला ये बुक जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो है गद्य खंड से स्टार्ट हो रही है। तो गद्य खंड का हमने पहला अध्याय आप सभी को कराया जो था ईदगाह। प्रेमचंद द्वारा लिखित ये कहानी बहुत ही मार्मिक चित्रों से गुजरती हुई एक बहुत ही अच्छे एंड पर खत्म हुई, जहाँ एक बच्चे के मनोविज्ञान ने उसे बहुत बड़ा बना दिया। ठीक है, तो चलिए आज हम देख रहे हैं अपनी दूसरी कहानी, यानी कि इसी बुक का दूसरा अध्याय, दोपहर का भोजन। ये भी कुछ ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है जो आर्थिक बहुत ही विकट आर्थिक परिस्थितियों से जूझता हुआ एक परिवार, जिसके पास खाने के लिए भी ये संपूर्ण भोजन नहीं पड़ रहा है, ऐसा परिवार में जो इस परिवार की नायिका है सिद्धेश्वरी, वो किस तरीके से इस पूरे परिवार को बांध कर रखती है, यही चीज़ पूरी कहानी में हमने देखी है। चलिए देखते हैं ये कहानी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी, उनका जीवन परिचय, फिर पाठ की रूपरेखा और फिर पाठ का सार। ठीक है, तो ये कहानी हमारे सामने अमरकांत जी ने प्रस्तुत करी है। अमरकांत जी नई कहानी आंदोलन के सुप्रसिद्ध कहानीकार। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगरा गांव में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अमरकांत का वास्तविक नाम श्री राम वर्मा है, लेकिन साहित्य साधना में उन्हें अमरकांत के नाम से ही जाना जाता है। तो एक्चुअल उनका जो रियल नेम है वो श्री राम वर्मा है। उनका आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई, तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त करी। साहित्य लेखन में उनकी रुचि बचपन से ही थी, यानी कि लेखन करना उन्हें शुरू से ही बहुत पसंद था। किशोरावस्था आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया। छात्र जीवन में उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने सैनिक, अमृत पत्रिका, दैनिक भारत और संपादकीय विभागों में कार्य किया। वे कुछ दिनों तक कहानी पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। उनके विषय में भैरव प्रसाद गुप्त ने कहा है, किसने? अमरकांत के नाम के बिना आज की नई कहानी की कोई भी चर्चा अधूरी है। यानी कि उन्होंने जो साहित्य को योगदान दिया है नई कहानियों में, उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद में इस महान साहित्यकार ने इस दुनिया से विदा ले ली। तो ये अमरकांत जी का देहावसान 2014 में हो गया। चलिए अब इनकी कुछ कृतियां देख लेते हैं क्या है। इनकी सबसे पहले कहानी संग्रह देखते हैं। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, औरत का क्रोध, एक धनी व्यक्ति का बयान, दुख और दुख का साथ, जांच और बच्चे। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। फिर आते हैं उपन्यास पे। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, आकाश पक्षी, सुन्नर पांडे की पतोहू, कटीली राह के फूल। तो ये सभी क्या है? इनके उपन्यास अर्थात नोवेल। फिर आते हैं बाल उपन्यास। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। वानर सेना, नरऊ भाई, मंगरी, सच्चा दोस्त, खूंटो में दाल, बाबू का फैसला। संस्मरण में कौन कौन सी है? कुछ यादें, कुछ बातें, दोस्ती, और फिर उसके बाद अन्य इनकी कुछ रचनाएं और हैं। वो क्या है? सुग्गी चाची का गांव, एक स्त्री का सफर, झाड़ू लाल का फैसला। तो ये इनकी कुछ कृतियां हैं जिनको हमने आज देखा है। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पाठ की रूपरेखा में। पाठ में क्या हम पढ़ने वाले हैं? कहानीकार अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी दोपहर के भोजन में गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। शहर का है, आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार है, तो उसी की पूरी दयनीय स्थिति का चित्रण हमारे सामने किया गया है। इस परिवार में मुंशी चंद्रिका प्रसाद, उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी तथा 3 पुत्र रामचंद्र, मोहन और प्रमोद हैं।
मुंशी जी को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके कारण परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। अब संपूर्ण परिवार की उम्मीद केवल भावी उम्मीदों पर ही टिकी है। सिद्धेश्वरी अपनी गरीबी को समाज तो क्या अपने परिवार के सदस्यों के समक्ष भी मुखरित नहीं होने देती है, यानी कि किसी के सामने वो इन परिस्थितियों को नहीं लाना चाहती है। भाषा शिल्प की सहजता व बिंबों के माध्यम से कहानी का कलेवर छोटा होते हुए भी अपनी कलात्मकता के कारण उत्कृष्ट दिखाई देती। मतलब ये कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसका प्रकटीकरण किया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। चलिए अब कहानी में पाठ का सार हम देखते हैं। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है ये। परिवार का परिचय। सबसे पहले जिस परिवार का हम वर्णन करने जा रहे हैं उसका परिचय आप देख लीजिए कि कौन कौन है और क्या रिश्ते हैं उनके। कहानी का परिवार निम्न मध्यम वर्गीय है, जिसमें परिवार का मुखिया है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, उनकी पत्नी है सिद्धेश्वरी तथा 3 पुत्र हैं। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद की एक पत्नी है सिद्धेश्वरी और 3 पुत्र हैं, जिनमें रामचंद्र, मोहन और प्रमोद है। मुंशी जी को नौकरी से निकाल दिया गया है, यानी कि जो हेड है। पहला पुत्र रामचंद्र 21 वर्ष का युवक है, जो दैनिक समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है। पिछले वर्ष ही उसने इंटर पास किया है। दूसरा पुत्र मोहन 18 वर्ष का किशोर है, जो इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा पुत्र प्रमोद 6 वर्ष का कुपोषित बालक है, यानी कि उसको पोषण ठीक से नहीं मिला, तो वो बहुत ही वीक है और हमेशा लेटा रहता है, रोता रहता है, चिड़चिड़ा सा है, उस तरीके का वो बालक है। अब आते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति। सिद्धेश्वरी ने खाना बना लिया और दोनों घुटनों के बीच से रखकर जमीन पर चलती चींटी और चींटे को देख रही है। केवल 7 रोटियां ही उसने बनाई हैं। उसे कुछ देर बाद प्यास का आभास हुआ, तो घड़े से लोटा भर पानी पी लिया। खाली पेट पानी उसके कलेजे में जा लगा, मतलब उसको एकदम पिया तो, लेकिन उसको बहुत तेजी से जा लगा। वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। उसने पानी प्यास मिटाने के लिए नहीं, बल्कि भूख मिटाने के लिए। उसको भूख लगी थी, लेकिन मात्र उसने 7 रोटियां बनाई है, घर के सारे सदस्य खाने के लिए हैं। तो अब वो परेशान हो गई कि कैसे, अगर वो खाना खा लेती तो लोगों को रोटियां कम पड़ जाती, तो उसको भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया कि उसकी भूख मिट जाए। परिवार की निर्धनता का सजीव चित्रण। अब जो परिवार की जो सिचुएशन है उसका बहुत ही अच्छा चित्रण अमरकांत जी ने किया है। क्या है? ओसारे, यानी कि बरामदे में एक अध टूटे खटोले पर 6 वर्ष का प्रमोद सो रहा है, यानी कि वो जो उस पे लेटा है वो भी टूटा हुआ है। लड़का नंग धड़ंग पड़ा है, यानी कपड़े नहीं है उसके शरीर पे। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं। गले की और ये जो कॉलर बोन्स होती हैं और जो रिब केस होती है उनकी पूरी दिखाई दे रही हैं। उसके हाथ पैर बांसी ककड़ी की तरह सूखे और बेजान पड़े हैं, यानी कि बिल्कुल भी मांस नहीं है उसके शरीर पर। और उसका पेट हड्डिया की तरह फूला हुआ है। पेट जो है वो काफी बड़ा है। मुंह खुला होने के कारण अनगिनत मक्खियां उसके मुंह पर भिनक रही हैं। तभी सिद्धेश्वरी ने बच्चे के मुंह पर अपना फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा है। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई है, जिसमें कई पेबंद, यानी कि फटे कपड़े को सिलने कर लगाया गया कपड़े का टुकड़ा लगा है। तो सिचुएशन कैसी है? छोटा लड़का है जिसका खाना ठीक ना मिलने से उसकी सिचुएशन कैसी हो गई है, मिट्टी है, कपड़े भी ठीक से नहीं है, मतलब साड़ी जो टंगी है वो सही सिचुएशन बताती है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। कल्पना बनाम वास्तविकता। ठीक है, अब कुछ कल्पनाएं भी, जब ऐसी हालत होती है तो अच्छे दिनों की कल्पनाएं भी होती हैं। कहानी के पुरुष पात्र एक एक कर दोपहर का भोजन करने आते हैं। खाना खिलाते समय सिद्धेश्वरी परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए उन्हें अपने द्वारा गढ़ी हुई बातें बताती है कि भाई वो तुम्हारे बारे में, जैसे पिताजी आते हैं तो पूछते हैं कि भाई बड़ा बेटा आपके बारे में पूछ रहा था, बड़ा बेटा खाने आता है तो वो पिताजी के बारे में बताता है, छोटी बेटे के बारे में बताता है। तो इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बताकर वो सभी के आपसे रिश्तों को बनाए रखनी चाहती है कि परिवार की स्थिति इतनी खराब है तो सबकी सिचुएशन, सब आपस में मिलजुल कर रहे, इसलिए वो अपने मन से एक दूसरे को नजदीक लाने की कोशिश करती है, जिसमें एक दूसरे के प्रति एकता व सम्मान का भाव बना रहे। उदाहरणतः वह अपने पति से कहती है कि रामचंद्र कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, यानी कि पिताजी से बोलती है कि बड़ा बेटा कह रहा था कि नौकरी लग जाएगी, मगर बड़े बेटे ने ऐसा कुछ नहीं कहा है।
हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। इसी प्रकार वह अपने बड़े पुत्र से कहती है, आज प्रमोद सचमुच नहीं रोया, यानी कि छोटा बच्चा नहीं रोया। मोहन किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो अपने मन से दोनों पुरुषों को बात बनाकर इसलिए कहती है ताकि वो रिश्ते बने रहें घर के अंदर। मंझले पुत्र मोहन के आने पर भी वह इसी प्रकार सहज होकर कहती है, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा। यानी कि वो छोटे से भी कहती है कि बड़ा भाई तुम्हारी तारीफ कर रहा था, परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही है, जिसे कल्पित की गई बातों से छिपाया जा रहा। मतलब असलियत कुछ और थी, मगर सिद्धेश्वरी आपसी रिश्तों को बनाए रखने के लिए इन काल्पनिक बातों को एक दूसरे से कहती है। पारिवारिक भावनाओं का मार्मिक चित्रण, यानी कि पूरे जो इमोशंस है वो निकल कर आ रहे हैं। क्या है? परिवार के सभी सदस्य अपने अभाव व निर्धरता से भली भांति परिचित है, परंतु एक दूसरे के समक्ष इस निर्धनता को व्यक्त नहीं होने देते। सब जानते हैं कि घर की स्थिति कितनी बुरी है, लेकिन तब भी एक दूसरे के सामने उस बात को नहीं आने देते हैं। सिद्धेश्वरी जानती थी कि रोटियां कम हैं, फिर भी वह एक और रोटी लेने का उपक्रम करती है। मात्र उसने 7 रोटियां सेकी हैं, जानती है सब रोटी खाने लिए, कह रहे भाई एक और ले लो, एक और ले लो। वो ये काम इसलिए करती है कि भाई ठीक है, कोई भूखा ना रहे, मन में कोई ग्लानि ना रहे, लेकिन सब जानते हैं इसलिए कोई एक्स्ट्रा रोटी लेने को तैयार नहीं होता है। उसी भांति मुंशी रामचंद्र मोहन भूखे होने पर भी पेट भरने का नाटक करते हैं। ये सब भूखे भूखे पेट उठ जाते हैं, लेकिन तब भी पेट भरे होने का नाटक करते हैं। उन सभी को भाली भांति ज्ञात है कि सभी के लिए 2-2 रोटियां हैं। यदि उनमें से एक और रोटी ले ली तो दूसरा भूखा रह जाएगा। अब कितने घर के अंदर मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं, और 5 मेंबर पे सिर्फ 7 रोटियां बनी हैं। तो कोई भी अगर कोई एक्स्ट्रा रोटी ले लेगा तो क्या होगा? दूसरा भूखा रह जाएगा ना, यही होगा। सिद्धेश्वरी की भावुकता का मर्म स्पर्शी चित्रण। सभी खा के उठ गए, मात्र बची एक रोटी। अब उसकी सिचुएशन क्या है? वो खुद खाए, बच्चे को, एक छोटा बच्चा जो प्रमोद लेटा है उसको खिलाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुंशी के खाना खाने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बची हुई दाल को कटोरे से उड़ेल दिया और फिर भी वह पूरा नहीं भरा। जितनी दाल थी कटोरी में डाली, लेकिन कटोरी पूरी नहीं भरी, थोड़ी सी दाल बची थी। थोड़ी सी चने की तरकारी बची और रोटी भी एक ही बची, वह भी मोटी, भद्दी और जली हुई। उस जली हुई रोटी में से भी उसने आधी प्रमोद के लिए रख दी। एक लोटा पानी लेकर उस आधी रोटी को खाने बैठ गई। एक निवाला मुंह में लिया और उसकी आंखों से टप टप आंसू निकलने लगे। कि मतलब अब घर की जो ये सिचुएशन है वो ये बताई जा रही है कि कितनी बुरी है, कि खाना पूरा नहीं पड़ रहा तो उस स्त्री के दिल पर क्या बीत रही होगी। यही चीज़ बताने का प्रयत्न इस पूरी कहानी में किया गया है। यही ये कहानी थी, यहाँ ख़त्म हुई इस दृश्य के साथ कि हम भी काफ़ी विचलित हुए इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन अभी हम अपनी अगली कहानी फिर लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है फटाफट, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।